सो हेलो गाइस, वेलकम टू बीबीएल विज्ञान। मैं प्रतीक शर्मा। भैया आज की जो इस वीडियो के अंदर हम लोग एक नया सब्जेक्ट जो है स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है, आज से जो है अनलॉक जो है स्टार्ट हो चुका है। तो चलो कोई नहीं, अब थोड़ा बहुत शोर आएगा लेकिन ये वाला माइक मैंने तभी यूज़ कर रहा हूँ ताकि शोर कम आए। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्शन, मतलब जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा इलेक्शन लॉ। और टॉपिक जो है वो सिंपल है भैया, इलेक्शन लॉ स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि व्हाट इज इलेक्शन। ठीक है जी। सो इट इज़ एन एसेंशियल एंड इनसेपरेबल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। विदाउट द इलेक्शन द विल ऑफ द पीपल कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इलेक्शन जो है एक इनसेपरेबल और एसेंशियल पार्ट है किसका, डेमोक्रेसी का। और इंडिया एक डेमोक्रेटिक है। और यहाँ पर जो है बिना इलेक्शन के लोगों की इच्छा कैसे पता चलेंगी। ये थोड़ी कि किसी भी फलाने ढिमकाने बंदे को खड़ा कर दो और वो तुम्हारे को कंट्रोल करे। तुम्हारे को पता होना चाहिए कि तुम किसको चाहते हो कि वो तुम्हें कंट्रोल करे, अब वो देश चलाए। होल्डिंग इलेक्शन आर देयरफॉर नेसेसरी इवेंट्स इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी, इलेक्शन मीन्स द एक्ट और प्रोसेस। अरे यार इतनी तेज पंखे में भी देखो पसीना कैसे आ रहा है, गर्मी बहुत है यार। इलेक्शन मीन्स द एक्ट और प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ पर्सन फॉर एन ऑफिस, पोजीशन और मेंबरशिप ऑफ वोटिंग, मेंबरशिप बाय वोटिंग। ठीक है जी, वोटिंग के थ्रू किसी भी बंदे को चुनना। अकॉर्डिंग टू ब्लैक लॉ डिक्शनरी, इट मीन्स द चॉइस ऑफ पर्सन टू फिल पब्लिक ऑफिस। तो वही चीज़ हो गई, बंदों की इच्छा। सो इन अदर वर्ड, इलेक्शन इज द contrivance through which a modern state creates amongst its citizens sense of involvement and participation in the public affairs। तो वही चीज़ हो गई कि भैया इलेक्शन जो है हमारा इच्छाएं होती है लोगों की, ताकि वो पब्लिक अफेयर्स में जो बंदा खड़ा होके मैटर जो है वो देख सकें। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम देखें इलेक्शन का, क्या इलेक्शन कोई नया कंसेप्ट है या फिर ये बहुत ही पीढ़ियों से चलता आ रहा है इलेक्शन। तो इलेक्शन इन इंडिया इज नॉट अ न्यू फिनोमिना और न्यू कंसेप्ट बॉर्न इन मॉडर्न टाइम्स। एंशिएंट हिस्टोरियंस have recorded graphic details of a people choosing their own heads, Ganapatis of the great Vaishali गणराज्य thousands of year back। तो ये बहुत पुरानी बात बता रहा है कि पहले से भी इलेक्शन होते रहते हैं, जिससे राजा वाजा का सीन है उससे भी पहले का बता रही है। They were assisted by the wise men and nobles and their decision making like the प्रेजेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो वही चीज़ हो गई, वहाँ उस टाइम पर वाइज मैन जो भी समझदार बंदे होते थे वो उसको गाइड करते थे डिसीजन लेने में। और अब जो है यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की फॉर्म में हो जाते हैं। इलेक्शंस इन मॉडर्न फॉर्म्स हैव सीन देयर एवोल्यूशन इन इंडियाज इन द अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी। इंडिया के अंदर ये अर्ली पार्ट ऑफ 20वीं सदी के आसपास जो है यहाँ पर आना शुरू हुआ था। इवन इन 19th सेंचुरी द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड प्रोवाइडेड फॉर द Constitution of bodies to legislate or local laws under the Indian Council Act 1861 and 1882। ये ब्रिटिशर्स की बात बता रहा है। The act provided for setting up of legislative council at the center under the Governor General and Governor General of India and in the province under the provincial governors। ठीक है जी। तो जो legislative council है, setting up of legislative council यहाँ पर बनाए जाएंगे at the center अंडर द गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के अंदर, मतलब वही चीज़ हो गई जैसे यार वाइज मैन हो गए, उसके अंदर उसको लाइन समझा रहा है। द फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दैट एक्ट कंसिस्टेड ऑफ 68 मेंबर्स ऑफ whom 27 वर इलेक्टेड मेंबर्स। तो जो सबसे पहला जो हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल बना था उसमें 68 मेंबर्स थे, जिसमें से 27 जो है वो इलेक्टेड मेंबर्स थे। फर्दर दिस एक्ट फ्रॉम बीइंग बेनिफिशियल टू द इंडियन पीपल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर sowing the seeds of communal disharmony and the hatred between Hindus। अच्छा, ये पता क्या, इन सब चीज़ों की वजह से ना हिंदू और जो मुस्लिम का जो लड़ाई हो गई थी वो जो है छिड़ गई थी यहाँ पर, which ultimately led to the partition of the India। वही चीज़ हो गई 1947 into 2 separate countries, India and Pakistan, on the ground of religion। तो यही सब जो उंगलबाजी जो स्टार्ट हुई थी, इसी वजह से जो हिंदूस और मुस्लिम के अंदर जो है यहाँ पर भिड़ंत शुरू हो चुकी थी। So in the 1919 बोल रहा हूँ मैं, Act was considered to be some improvement over the earlier step under the 1909 Act। तो 1909 के एक्ट से कुछ इम्प्रूवमेंट तो आई 1919 एक्ट में, ईयर है ये। However, it also continued the old practice of reservation of seat from Muslim and separate electoral for them। तो वही चीज़ हो गई, जो ओल्ड प्रैक्टिस थी वो सब चलती रहेगी, मुस्लिम के अलग ही रिजर्वेशन रहेगी, अलग ही इलेक्टोरेट रहेंगे, वो सब भी सारी चीज़ें क्या होती हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। इन एडिशन द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर फर्दर रिजर्वेशन ऑफ सिख। इन्होंने भाई सरदारों के लिए भी कर दी रिजर्वेशन। द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वाज टू कंसिस्ट 145 मेंबर्स ऑफ विच 105 वर टू बी इलेक्टेड एंड रिमेनिंग टू बी नॉमिनेटेड। तो यही चीज़ हो गई, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो है 145 मेंबर जो हैं वो थे, जिसमें से 105 जो है वर टू बी इलेक्टेड एंड रिमेनिंग टू बी नॉमिनेटेड।
द टेन्योर ऑफ द असेंबली वॉज टू बी 3 years, तो 3 साल तक के लिए जो है ये बनी है. The Council of State was to have 60 members, of which 34 were to be elected and rest would be the Governor General nominee. तो ये प्रोसेस बता रहा है जैसे जैसे हम आगे डेवलप करते गए या जिस चीज़ें हुई. The 1919 Act 1919 Act also fell for short of demand and expectation of the Indian people. तो 1919 Act भी पूरा तरह से जो है बढ़िया नहीं ठहराया जा सकता. अब देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एक्सट्रैक्ट, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे यहाँ पर दिए हुए इलेक्शन के रिलेटेड. सो आर्टिकल 324 जो है वो क्या कहता है, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन. तो वही चीज हो गई, जो भी सुपरिटेंडेंस होगी या कुछ भी डायरेक्शन या कंट्रोल होगा किसके ऊपर, इलेक्शंस के ऊपर, वो कौन करेगी, ईसी इलेक्शन कमीशन करेगी. इलेक्शन कमीशन, द इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स इफ एनी, as the president may from time to time fix the appointment of the chief election commissioner and other election commissioners shall subject to the provision of any law in that behalf by the parliament be made by the president. तो वही चीज़ हो गई, जो इलेक्शन कमीशन है उसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर मेंबर्स जो हैं वो रहेंगे. इसके ऊपर आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है ये क्या चीज़ें काम करती हैं. व्हेन एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर इफ सो अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमीशन. तो वही चीज़ हो गई, अगर कोई अदर इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट हुआ है तो उस केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एक्ट करेगा एज अ चेयरमैन, किसका, ईसी का, इलेक्शन कमीशन. इसके बाद आगे पॉइंट्स हैं, आप लोग देख सकते हैं जो भी आप बुक या चीज़ रेफर कर रहे हैं. मैं यहाँ पर मेन जो आर्टिकल्स की मेन चीज़ें लिख रहा हूँ जिससे बस बेसिक बन जाए. आर्टिकल 325 कह रहा है, नो पर्सन टू बी इन एलिजिबल फॉर इनकल्शन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन अ स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स. तो कोई भी स्पेशल इलेक्टोरल रोल के अंदर कोई भी बंदे को मना नहीं किया जाएगा, वो किसी भी इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट के, क्रीड, रिलीजन, ये सब चीज़ों के ऊपर के नहीं है भाई तू काला है, नहीं तू तो हिंदू है, नहीं तू तो मुस्लिम है, तू नहीं आ सकता यहाँ इलेक्शन लड़ सकता, वो चीज़ है. आर्टिकल 326 326 इलेक्शंस to the house of the people and to the legislative assemblies of state to be on the basis of adult suffrage. तो वही चीज़ हो गई 1800 ऊपर वाली कहानी. आर्टिकल 327 का कह रहा है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन टू लेजिस्लेचर, मतलब जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ इलेक्शन, इलेक्टोरल रोल और ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर 327 के अंदर बताई गई हैं. तो अब सबको जो है अगर हम घुल मिला दें, घुसेड़ दें एक चीज़ों के अंदर, तो मीनिंग ऑफ इलेक्शन निकला क्या फिर. इतनी कहानी हमने बातें कर ली, मीनिंग ऑफ इलेक्शन क्या निकला फिर. मीनिंग ऑफ इलेक्शन निकला, द टर्म इंक्लूड द एंटायर प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट. तो इलेक्शन एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है जिसके अंदर नॉमिनेशन पेपर जब फाइल होते हैं वहाँ से लेके डिक्लेरेशन तक, मतलब रिजल्ट आने तक को पूरे को इलेक्शन कहते हैं. अभी नॉमिनेशन ऑफ पेपर क्या होता है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे जो है कवर करेंगे, वो आगे की यूनिट्स का काम है. अभी हमने इतना सा रट लिया. It comprises the process by which a person is duly elected as a punch and the expression the date fixed for general election of the by-election general election of a by-election means the date on which the election commences. तो वही चीज़ हो गई, ये पूरी वही चीज़ होगी जब एक बंदा पंच बन जाता है, मतलब पुरानी भाषा यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पर सारी डेट वगैरह बताई होती है कि इस डेट को इलेक्शन है, तुम लोग आओ, बताओ यहाँ पर अपना वोट दो, उसके बाद देखेंगे. इन वाइड सेंस द वर्ड इज़ यूज टू कनोट the entire process culminating in a candidate being declared elected. वही चीज़ हो गई, घुमा फिरा के वही बार बार ये कही जा रहा है कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक का पूरा प्रोसेस, इलेक्शन स्टार्ट होने से लेके इलेक्शन के रिजल्ट आने तक सारा ही इलेक्शन बोला जाता है. इलेक्शन पटिशन क्या होता है, इलेक्शन तो हमें समझ आ गया, इलेक्शन पटिशन क्या होता है. इट इज़ अ प्रोसीजर फॉर इंक्वायरिंग इनटू द वैलिडिटी ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट ऑफ पार्लियामेंट और द लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन. तो इलेक्शन पटिशन एक ऐसा प्रोसेस है या प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम इंक्वायर करते हैं कि भैया ये जो इलेक्शन हुआ है वो सही है या गलत है. वैलिडिटी ऑफ द इलेक्शन को इलेक्शन पिटीशन कहते हैं. मतलब किसी भी इलेक्शन की वैलिडिटी चेक करना कि भाई इसने पैसे से खिला के तो नहीं, इलेक्शन मशीन में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, या कुछ कांड तो नहीं कर दिया, या रात में शराबें तो नहीं बांटा आया ये ताकि वोट दो. तो वो सारी चीज़ें जो है चेक करने के लिए इलेक्शन पिटीशन डाली जाती है. तो सेक्शन 80 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट द इलेक्शन कैन बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बाय फाइलिंग एन इलेक्शन पिटीशन. तो सेक्शन 80 जो है वो कहता है कि इलेक्शन पिटीशन के थ्रू जो है कि इलेक्शन को हम देख सकते हैं उसकी वैलिडिटी को. इट इज सेटल्ड लॉ दैट द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्शन प्रोसेस कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन एट एन इंटरमीडिएट स्टेट. तो जब चल रहा हो तब जो है यहाँ पर उसको हम नहीं रोक सकते हैं. इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद देखी जाएगी ना कि इलेक्शन सही है कि नहीं, अभी तो चल रहा है, क्या पता तुम्हें गलत फहमी हो. वेयर एंड हु कैन फाइल द इलेक्शन पिटीशन. इलेक्शन पिटीशंस आर फाइल्ड इन द हाई कोर्ट ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट.
बड़ा आसान हो गया। इलेक्शन पिटीशन जो है हाई कोर्ट में डाली जाती है। Therefore, only High Court have the original jurisdiction on deciding on the election petition. तो बड़ा आसान हो गया ये। Such jurisdiction shall be exercised ordinarily by the single judge of High Court and the CJ shall Chief Justice किसका High Court का shall from time to time assign one or more judge for that purpose। तो वही चीज़ हो गई, या तो सिंगल जज बैठेगा या CJ बैठ सकता है, या मतलब CJ जो है अपॉइंट कर सकता है टाइम टू टाइम एक या एक से ज़्यादा जज अगर उसे लगता है कि लंबा चक्कर है ये पिटीशन के अंदर। एन इलेक्शन पिटीशन कैन बी फाइल्ड बाय एनी कैंडिडेट और एनी इलेक्टोरल रिलेटिंग टू द इलेक्शन पर्सनली टू द ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ द हाई कोर्ट। तो वही चीज़ हो गई, हाई कोर्ट के थ्रू ही डलेगा, यही घुमा फिरा के बार बार कह रहा। द एक्सप्रेशन कैंडिडेट मीन्स अ पर्सन हु हैज़ बीन और क्लेम्स टू हैव बीन ड्यूली नॉमिनेटेड एज कैंडिडेट एट द इलेक्शन। तो इलेक्शन कैंडिडेट एक्सप्रेशन कैंडिडेट वही हुआ जो बंदा नॉमिनेट हो रहा है, नॉमिनेटेड एज अ कैंडिडेट। इवन एन इलेक्टर कैन प्रेजेंट द इलेक्शन पिटीशन। तो इलेक्टर भी जो है उसे डाउट होता है वो भी कर सकता है। इलेक्टर कौन होता है? इलेक्टर मीन्स अ पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू वोट एट द इलेक्शन वेदर ही हैज़ वोटेड एट सच इलेक्शन और नॉट। तो जिसके पास इलेक्शन की पावर है, मतलब वोट करने की पावर है, तो वो जो है वो भी जाके कर सकता है, ऐसे हम लोग होगा। सेक्शन 100 सेक्शन 100 क्या कह रहा है? ग्राउंड्स ऑफ पिटीशन। इलेक्शन पिटीशन समझ आ गया, हाई कोर्ट में डलेगी वैलिडिटी चेक करने के लिए फलाना ढिमकाना, लेकिन इलेक्शन पिटीशन डालोगे मतलब किस ग्राउंड के बेसिस पर डालोगे? तुम्हारे पास क्या क्या ग्राउंड्स होने चाहिए? मतलब लॉ ने कुछ ऐसी चीज़ें दी हुई है कि इन पॉइंट्स के ऊपर इलेक्शन पिटीशन डल सकती है, वरना क्यों? ऐसा तो हर कोई डाल देगा। दैट ऑन द डेट ऑफ इट्स इलेक्शन अ रिटर्न कैंडिडेट वॉज नॉट क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड। तो जो इलेक्शन हो गया उसके बाद जो कैंडिडेट है वो डिसक्वालीफाइड है। अब वो डिसक्वालीफाइड के क्या वो आगे पढ़ेंगे, ये जैसे करप्ट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है, पागल है, अनसाउंड माइंड, वो सारी चीज़ें, ठीक है जी। दैट एनी करप्ट प्रैक्टिस हैज़ बीन कमिटेड बाय रिटर्न कैंडिडेट। कोई भी जो कैंडिडेट आया इलेक्शन लड़के वो उसने कुछ ना कुछ करप्ट प्रैक्टिस यूज़ करी है। दैट द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन इज ऑफ रिटर्न कैंडिडेट इज मैटरली इफेक्टेड। वही चीज़ हो गई जो रिजल्ट है उसके अंदर सेटिंग कर दी मशीनों में या कुछ चीज़ें। इम्प्रॉपर एक्सेप्टेंस ऑफ एनी नॉमिनेशन, इम्प्रॉपर एक्सेप्टेंस, पैसे ऐसे खिला के नॉमिनेशन कर दिया। बाय द इम्प्रॉपर रिसेप्शन, रिफ्यूजल ऑफ रिजेक्शन ऑफ एनी वोट और द रिसेप्शन ऑफ वोट विच इज़ वॉइड। किसी का वोट लेने से मना कर दिया तो वो चीज़ें जो है यहाँ पर आ जाएंगी। एनी नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और दिस एक्ट। ये एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को ना मानने पर भी जो है इलेक्शन पिटीशन डल सकती है। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 81 स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स इन पिटीशन। पिटीशन के अंदर स्पेसिफिक क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? देयर शुड बी वन और मोर ग्राउंड ऑफ एग्जीक्यूशन, देयर मोर ग्राउंड ऑफ सेक्शन 100 एंड 101, ठीक है जी, 100 जो पीछे पड़ा है वो सब होना चाहिए। शुड बी फाइल्ड बाय एन इलेक्टर और एन कैंडिडेट, कैंडिडेट इलेक्टर के थ्रू होना चाहिए। फाइल्ड विद इन 45 डेज, इलेक्शन के बाद 45 दिन के अंदर जो यहाँ पर होना चाहिए, वरना तुम नहीं डाल सकते, कंफर्म हो जाएगा वो इलेक्शन। सेक्शन 83 कह रहा है कंटेंट्स ऑफ इलेक्शन पिटीशन। इलेक्शन पिटीशन के अंदर होना क्या क्या चाहिए? ग्राउंड्स हमें समझ आ गया कि भाई करप्ट प्रैक्टिस ये सब चीज़ों के ऊपर हो सकता है, लेकिन क्या क्या होना चाहिए? शुड बी ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट। पूरी स्टेटमेंट होनी चाहिए कि भाई इसने फलाने फलाने में सेटिंग करके अपने वोट ज़्यादा कर लिए। शुड कंटेन डिटेल्स ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस, पूरी डिटेल होनी चाहिए। नेम एंड अदर पर्टिकुलर्स, जो भी उसके अंदर रहेंगे वो सब होना चाहिए। इलेक्शन पिटीशन कैन एग्जामिन बोनाफाइड ऑफ द पर्सन फाइलिंग द इलेक्शन पिटीशन। वो देख सकता है भाई इसकी इंटेंशन कैसी है, ये सही कर रहा है या उंगलबाजी कर रहा है। The court cannot remain a mute spectator that the petition has been filed by a person on behalf of another person who himself was absolutely irresponsible and did not even appear at the same for the scrutiny of the nomination paper। वही चीज़ हो गई, कोर्ट जो है म्यूट स्पेक्टेटर नहीं रहेगा, अगर एक बार डला है तो कोर्ट को काम करना पड़ेगा। अब अगर हम देखें तो रिलीफ विच मे बी क्लेम्ड बाय द पिटिशनर। अब जो पिटिशनर है उसके थ्रू उसको क्या क्या रिलीफ ले सकता है? डिक्लेयर द इलेक्शन ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट टू बी वॉइड, ठीक है जी, या फिर वो वॉइड, यही तो चाहता था वो। It may also give further declaration in the appropriate case and subject or to compliance with the procedure requirement that either the elections petitioner or the other candidate at the questioned election has been duly elected। तो वही चीज़ होगी, या तो भाई void declare करवा दे या फिर जो है भैया इसको पूरे रूल के थ्रू जो है करवाओ, तभी हम मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। टाइम लिमिट फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्शन पिटीशन अभी पढ़ा हमने 45 दिन ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट, ठीक है जी, फ्रॉम द date of election of the return candidate, so it can be filed only after the result of the election and be declared and not in the election process still on। तो वही चीज़ हो गई, ये तो अंडरस्टूड है यार कि अगर तुम किसी चीज़ के खिलाफ डाल रहे हो तो वो काम होने के बाद डलता है, ये नहीं कि अभी देखो इलेक्शन से पहले तो तुम डाल नहीं सकते कि ये करप्ट है या इसने करप्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करी है। वो तो करप्ट होगा तो वो उसको नॉमिनेशन पेपर ही उसके रिजेक्ट हो जाएंगे, पर वो अलग कहानी है, उसको छोड़ो। मतलब
उसने करप्ट प्रैक्टिस यूज़ करी है, वो तो अभी इलेक्शन का स्टार्ट हुआ है प्रोसेस के बीच में भी नहीं कर सकते तुम, रिजल्ट आने के बाद 45 दिन के अंदर जो है तुम्हारे को टाइम दिया जाता है। ठीक है जी। अब जो है यहाँ पर अगर मैं देखूँ ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना, एक काम करते हैं इस वीडियो को यहीं रोकते हैं और ये बाद में कंटिन्यू करते हैं, ट्रायल जो है ना, ट्रायल ऑफ इलेक्शन पिटीशन। आप ठीक है जी, यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कि रीज़न दे दीजिएगा क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में जो है डाल सकूँ। बाकी भैया कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के लिए दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट है बेधड़क वहाँ पर जो है कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। बाकी डिस्क्रिप्शन खोल के देख लिया करो, वहाँ पर मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट लिंक जो है मिल जाएंगे, जैसे कि इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा और कॉल मी फॉर ऐप का लिंक मिल जाएगा। कॉल मी फॉर ऐप के थ्रू आप क्या करोगे, उस ऐप को इंस्टॉल करो, वहाँ पर BBA LLB ज्ञान सर्च करो या प्रतीक शर्मा सर्च करो और वहाँ से जो आप डायरेक्टली मेरे को जो है कॉल के थ्रू बात कर सकते हो। चलो जी, और सब्सक्राइब अगर आपने करा हुआ है तो बहुत ही बढ़िया, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है तुम लोग कर रहे हो बहुत ज़्यादा मिस। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन होगा, उसको बाय डिफॉल्ट पर्सनलाइज पे होता है, उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे ही। चलो जी, थैंक्स फॉर वाचिंग टू बी वेल अगेन, प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के। अब गर्मी बहुत हो रही है, अभी मन नहीं कर रहा कंटिन्यू करने का, बाद में कंटिन्यू करेंगे इसको।